Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 26th of September 2021. 26 सितंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. शुरू करने से पहले फ्यू लाइक आर कंटेंट, प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. आप अपनी तरफ से ये काम कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. संडे का न्यूज़पेपर है, काफ़ी अच्छे न्यूज़ आइटम्स आए हैं. पहले क्वेश्चंस ऑफ द डे फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस है. पहला क्वेश्चन है चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CCRI, चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स. न्यूज़ में था रिसेंटली. इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालती है? फर्स्ट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. सेकेंड इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. थर्ड इज ग्रीन पीस इंटरनेशनल. या फोर्थ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड. तो इनमें से कौन से निकालते हैं चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स? Question number 2 is 1988 Sanctions Committee, sometimes seen in news associated with 1988 Sanctions Committee न्यूज़ में रहती है. इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है? फर्स्ट इज टू सैंक्शन द मेजर्स इम्पोज्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल अगेंस्ट तालिबान. Second, to monitor and implement the arms embargo on the Federal Republic of Yugoslavia. Third is to oversee the United Nations sanctions imposed against the Iran nuclear deal and ballistic missile program. To monitor the implementation of the resolution which requested countries to implement a wide range of counter-terrorism measures. तो आपको बताना है इनमें से 1988 सैंक्शंस कमेटी किससे रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग इंडियाज इवैक्यूएशन मिशंस. आप कुछ मिशंस दिए हैं. फर्स्ट ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान. सेकंड ऑपरेशन सेफ होम कमिंग नेपाल. थर्ड ऑपरेशन सुकून लेबनान. अब इनमें से बताना है आपको कि करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं. तो ऑप्शन है आपके सामने 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3. So these are the 3 questions for you today. अपनी तरफ से आप अटेम्प्ट ज़रूर करो. नाउ लेट मी टेल यू द आंसर. मैं आपको आंसर बता देता हूँ. आप कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर कि आपने क्या अटेम्प्ट किया है. व्हाट यू हैव अटेम्प्टेड प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं आपको आंसर्स बताता हूँ. पहला सवाल पूछा था चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स. इसको निकालता ऑब्वियसली आता है, कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं आप, यूनिसेफ निकालता है. डी विल बी द आंसर फॉर दिस. सेकंड क्वेश्चन है 1988 सैंक्शंस कमेटी समटाइम्स सीन इन न्यूज़. तो इसका आंसर रहेगा सैंक्शंस मेजर्स इम्पोज्ड बाय सिक्योरिटी काउंसिल्स अगेंस्ट तालिबान. ये ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन से मिशंस जो है, ऑपरेशंस जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं. अब आप पहला देख लीजिए, ऑपरेशन देवी शक्ति. तो ये तो अभी न्यूज़ में ही था, अफगानिस्तान से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है. सेकंड जो है ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, इसमें लिखा है नेपाल. ये बिल्कुल गलत है. एक्चुअली ऑपरेशन सेफ होम कमिंग जो है वो लिबियन जब वॉर चल रहा था तो लिबिया से एसोसिएटेड है. तो ऑपरेशन सेफ होम कमिंग जो है वो लिबिया. तो सेकंड विल बी द रॉन्ग वन. ऑपरेशन सुकून जो है वो लेबनान का है, बिल्कुल सही है. सुकून जो है लेबनान का है, तो लेबनान का है ऑपरेशन सुकून. ठीक है. तो 1 and 3 विल बी द आंसर. सी विल बी द आंसर फॉर दिस. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस विच आई आस्क्ड. आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी. संडे का दिन है तो आज मैंने बिल्कुल वही क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक क्वेश्चन रखा है. अमूमन अपन करंट का क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन आज स्टैटिक रखा है. व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी फॉर अ सिविल सर्वेंट. एक सिविल सर्वेंट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी एथिक्स होने चाहिए, दिस इज अ क्वेश्चन. इसके लिए आपको सिंपल रिकमेंडेशन मैं करता हूँ कि आप थोड़ा एक बार नोलान कमेटी थी उसके रिकमेंडेशंस पढ़ लीजिए. देयर आर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ द नोलान कमेटी. वो आप लिख सकते हैं इस आंसर में, है ना. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. तो ये मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे था. इसके आगे आप न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं. पहले स्कीम न्यूज़ में थी, उसको देख लेते हैं. सौभाग्य स्कीम. तो सौभाग्य स्कीम बेसिकली क्या है? इट इज़ द स्कीम टू इंश्योर द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन. ये इट इज़ टू इंश्योर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल द विलिंग हाउस होल्ड्स इन द कंट्री, रूरल एज वेल एज अर्बन. तो ये केवल रूरल नहीं है, रूरल प्लस अर्बन है सौभाग्य स्कीम. सौभाग्य हर घर बिजली, आपने सुना होगा, हर घर बिजली इज फॉर द electrification, and this scheme is for both rural as well as urban. R plus U, rural plus urban है, and it is to ensure electrification of all the willing households. Launched in 2017. लॉन्च कब हुई थी? ये 2017 में, 2017 में लॉन्च हुई थी. दिस इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इज द नोडल एजेंसी फॉर द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द स्कीम थ्रू आउट द कंट्री. इसका जो नोडल एजेंसी था वो कौन है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड. याद रखिएगा, REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसका नोडल एजेंसी है फॉर द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द स्कीम थ्रू आउट द कंट्री. तो दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. अगली जो न्यूज़ है वो है चैंग ई लूनार मिशन. तो चैंग ई लूनार मिशन क्या है?
चैंगी लूनार मिशन आया था अर्थ पे आया था रिसेंटली फ्रॉम द मून, जिसके साथ वो 2 kg ऑफ रॉकी फ्रैगमेंट्स ले आया, डिलीवर्ड टू द अर्थ नियरली 2 kg ऑफ रॉकी फ्रैगमेंट्स। तो 2 किलो रॉकी फ्रैगमेंट्स लेकर के कहाँ फ्रैगमेंट डस्ट कहाँ से लेके आया, मून से लेकर के आया, ठीक है ना। इट हैड लैंडेड ऑन एन एरिया ऑफ द मून विच इज नोन एज द फार साइड। तो चैंगी जो मिशन था, चैंगी 5 मिशन जो था, लूनार मिशन चाइना का मिशन था, तो ये गया था जो फार साइड ऑफ द मून कहलाता है, फार साइड ऑफ द मून कहलाता है ना, वहाँ पे लैंड हुआ था। एंड इसका सैम्पलिंग अभी तक अमेरिका सोवियत ने दोनों ने नहीं किया, तो चाइना जो था उसने इसका सैम्पलिंग किया। एंड इट रिट्रीव द फ्रैगमेंट्स ऑफ द यंगेस्ट लूनार रॉक्स एवर ब्रॉट बैक फॉर एनालिसिस इन लेबोरेटरीज ऑफ द अर्थ। तो इसने फ्रैगमेंट्स लेकर के आया यंगेस्ट लूनार रॉक्स के एवर ब्रॉट फॉर एनालिसिस इन द लेबोरेटरीज ऑफ द अर्थ। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसमें की फाइंडिंग्स ये निकल के आई कि 90% ऑफ द मटेरियल कलेक्टेड बाय चैंगी 5 इज लाइकली derived फ्रॉम द लैंडिंग साइड एंड इट्स इमीडिएट सराउंडिंग विच आर मेयर बेसाल्ट। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो मोस्ट ऑफ द सैंपल्स थे वो लैंडिंग साइड के आसपास के सैंपल थे, जो कि मेयर बेसाल्ट्स के थे, विच वर मेयर बेसाल्ट सैंपल्स। याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द सैंपल जो थे वो मेयर बेसाल्टिक नेचर के थे। द वॉल्केनिक रॉक्स आर विजिबल टू अस एज द डार्कर ग्रे एरियाज दैट स्पिल्ड ओवर मच ऑफ द नियर साइड ऑफ द मून एज एंशिएंट इरप्शंस ऑफ द लावा। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ पता की कि जो सैंपल है उसमें 10% थोड़ा एग्जॉटिक सैंपल्स भी थे, मतलब जो कि इस तरीके से मेयर बेसाल्टिक या ये नहीं था, थोड़ा एग्जॉटिक कंपोजिशन भी था, नॉट मेयर बेसाल्टिक, ठीक है ना। तो ये आपको इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है डिटेल में कि सैंपल के अंदर क्या था, लेकिन हाँ चैंगी 5 लूनार मिशन के बारे में अपन जानना चाहिए, फार साइड ऑफ द मून। अभी यहाँ सैंपल कलेक्ट करके आया 2 किलो के लगभग, ठीक है ना। इंडिया इज़ द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज सेज पीएम एट द UNGA। तो इंडिया को उन्होंने मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज कहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। एंड ही हैज़ लॉन्च्ड अ डिफेंस ऑफ द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसीज इन इंडिया एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ऑब्वियसली बात है, कई लोग इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन करते रहते हैं बीच बीच में, है ना। जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, जो कि रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर निकालता है, ठीक है ना। डेमोक्रेसी इंडेक्स भी निकाला जाता है, एक वी देम इंस्टीट्यूट करके ना, वी देम इंस्टीट्यूट करके निकालता है। और ये सारे अलग अलग रैंकिंग्स आते हैं, जिसमें कि कई बार हमारी रैंकिंग थोड़ा कम भी है, ऑब्वियसली बात है, हमारी रैंकिंग कई जगहों पे कम भी देखी गई है। तो ऐसे में फिर जब ग्लोबली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन सबको ख़त्म करने के लिए और उनके डिफेंस में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। जब डेमोक्रेसी इस लेवल पे कहीं नहीं थी तब इंडिया ने इसको मतलब अटेन किया है, ही हैज सेड दैट। एंड चाइना भी तो आप देख ही रहे हैं, चाइना भी तो उसी समय की आज़ादी है, लगभग 1949 की आज़ादी चाइना की है, 1947 की ही पाकिस्तान की है। तो आप वहाँ पे लेवल ऑफ डेमोक्रेसी देखो और फिर आप इंडिया में लेवल ऑफ डेमोक्रेसी देखो, आपको धरती आसमान का और आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, धरती आसमान का अंतर और आटे दाल का भाव। अलर्ट साउंडेड इन उड़ीसा ओवर साइक्लोन गुलाब। तो एक नया साइक्लोन है, साइक्लोनिक स्टॉर्म गुलाब विच इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस द कोस्ट बिटवीन इट्स सदर्न डिस्ट्रिक्ट एंड नदर्न एंड आंध्र प्रदेश, है ना। तो यहाँ पे ये एक साइक्लोन जो नया है गुलाब साइक्लोन, आप याद रख सकते हैं। एंड ये कौन कौन से एरियाज़ जो रिसेंटली जो उड़ीसा के एरियाज़ हैं, आंध्र प्रदेश के एरियाज़ हैं, वहाँ पर आने की इसकी पॉसिबिलिटी है गुलाब साइक्लोन। अच्छा, साइक्लोन गुलाब की जो नेमिंग है, साइक्लोन गुलाब वो किसने की है, वो पाकिस्तान ने की। तो इस बार जो साइक्लोन गुलाब का नाम दिया गया ना, पाकिस्तान द्वारा दिया गया, इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे सारे नाम आपको नहीं याद रखने, बट अब चूँकि पाकिस्तान ने ये नाम दिया है तो हमारे चिर प्रतिद्वंदी हैं तो इन्होंने दिया, तो याद रख सकते हैं आप, है ना। तो ये साइक्लोन गुलाब जो है वो पाकिस्तान ने ये नाम दिया, तो दैट इज़ द थिंग विच यू कैन रिमेंबर, ठीक है ना। अब एक और चीज़ आपको दिखा दूँ कि हर कोचिंग क्लेम करती है, देखो तो रैंक 1 देखो इन्होंने भी क्लेम किया है, रैंक 1 नेक्स्ट IAS भी क्लेम करेगा, रैंक 1 दूसरी कोचिंग भी क्लेम करेगी, विजन भी क्लेम करेगा, सब करेंगे। तो क्या ये हर कोचिंग में पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज़ डोंट गेट इन द ट्रैप ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना। कई लोग मुझसे पूछे थे सर कि वो उस कोचिंग का है, टॉपर उस कोचिंग से है, तो हम उस कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। कल मेरे पर बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो आप क्लियरली किसी को बता नहीं सकते। अगर उनसे पेन भी उधार मांग लिया होगा ना उस कोचिंग वाले से, तो ये उस कोचिंग का हो जाएगा। अब मैं बोलूँ कि मेरा कोई एक वीडियो सपोज करो मेरा कोई एक वीडियो शुभम कुमार ने देखा हो, या कभी जागृति अवस्थी ने कभी कोई गलती से एक वीडियो देख लिया हो, मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ कोई चीज़, तो क्या मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि ये मेरे चैनल से निकले? ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बट ये लोग कोचिंग वाले क्या करते हैं, दे टेंड टू डू ऑल दिस थिंग, चाहे ये कोचिंग हो चाहे ऊपर जैसे नेक्स्ट IAS में भी आप देखो रैंक 1, वहाँ पे भी रैंक 1, ठीक है ना। यहाँ पे भी उन्होंने डाल दिया कि रैंक 1 हमारे यहाँ से, यस रैंक 1 रैंक 2 फ्रॉम आर
कोचिंग यहाँ राव भी डाल रहे हैं, रैंक 1 रैंक 2 फ्रॉम आर कोचिंग। तो आप बताइए ना किस कोचिंग से, किसके पढ़, तो ये किसी की कोचिंग के नहीं होते। अगर मैं कोचिंग खोलूँ और मेरी कोचिंग से ये निकले तो भी मेरी कोचिंग के नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे ये उनकी खुद की मेहनत है। तो प्लीज़ मेरा जो कहना है आपसे वो ये है कि यू हैव टू वर्क हार्ड नो मैटर इन विच कोचिंग इंस्टीट्यूट यू आर। कहीं पे भी आप हो, कहीं पे भी आप पढ़ रहे हैं, इट इज़ अल्टीमेटली योर हार्ड वर्क दैट विल गेट यू सेलेक्टेड। आपका हार्ड वर्क रहेगा। आप दुनिया के सब, इनफैक्ट आप लबसना में जा करके कोचिंग कर लीजिए, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की है यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दैट एग्जामिनेशन। सो यू हैव टू वर्क हार्ड। एंड कुछ लोग बिना कोचिंग के भी सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वही अल्टीमेटली द फाइनल जजमेंट इज दैट इट इज योर हार्ड वर्क दैट विल गेट यू सेलेक्टेड, ठीक है ना। तो डोंट गेट इन द ट्रैप ऑफ ऑल दिस थिंग्स। कल्चरल मैपिंग ऑफ 75 विलेजेस सून। अब नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, याद रखिएगा 2017 में एक मिशन लॉन्च हुआ था, लिख लो इसके बारे में, NMCM। NMCM क्या है? नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। ये मिशन लॉन्च हुआ था 2017 में, 2017 में लॉन्च हुआ था। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑब्वियसली बात है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मिशन है। एंड ये जो मिशन है ये हैंड ओवर कर दिया गया है अभी किसको? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इगन का, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उसको ये हैंड ओवर कर दिया गया है। और अब इसमें ट्रायल रन किया जाएगा 75 विलेजेस में। 75 विलेजेस में ट्रायल रन किया जाएगा ऑफ दिस नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का, ठीक है ना। किसके? 75 गांवों में ट्रायल रन किया जाएगा। अब कल्चरल मिनिस्ट्री बेसिकली अप्रूव किया था मिशन को, 2017 में अप्रूव किया था। एंड ये मिशन क्या करेगा बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। मिशन करेगा ये कि जैसे गांव है, गांवों के अंदर बहुत सारे आर्ट क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। आप सबको पता है ना, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब ऐसे में ये चीज़ें बनाई तो जाती हैं, लेकिन अभी चूँकि ये बाहर है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है, तो इस कारण से ये इनके कहीं ना कहीं वर्थ नहीं मिल रही है। तो अब एक डेटाबेस बनाया जाएगा फोक आर्ट का, मैपिंग ऑफ द हेरिटेज ऑफ द विलेजेस का, विलेजेस के आर्ट का, विलेजेस के फोक आर्ट का, उनके हेरिटेज का, ये पूरा सबका डेटाबेस बनाया जाएगा। इसके लिए वॉलंटियर्स लिए जाएंगे फ्रॉम नेहरू युवा केंद्र संगठन और नेशनल सर्विस स्कीम से, और सोशोलॉजी के जो स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ऐसे में बेसिकली ये सारे सब लोगों से बेसिकली हेल्प भी ली जाएगी, वॉलंटियर भी कराया जाएगा, और फिर इनका एक डेटाबेस बनाया जाएगा, ऑनलाइन इनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा इस प्रोजेक्ट में लगभग 5 साल लगने का समय बताया गया था, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि 5000 गांवों को लगभग 2021-22 तक ये कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे कर पाएंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मिशन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज़ है वो है डांस ऑफ द लामाज। डांस ऑफ द लामाज जो है, अब यहाँ पे ये न्यूज़ आई थी, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि लामाज का एक बहुत फेमस डांस है जिसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ये डांस है चाम, CHAM। अब छम बोलते हैं, चाम बोलते हैं, चम बोलते हैं, जो आपको बोलना है बोल लो। स्पेलिंग CHAM होने वाली है, तो छम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन चम या चाम, चम या चाम में से आप सेलेक्ट कर लेना कि क्या आपको बोलना है, चम बोलना है कि चाम। चम डांस अपन चम डांस ही बोलते चलो। तो चम डांस है बेसिकली, ये स्पेशल बेसिकली तिब्बतन मोनास्ट्रीज का डांस है। ये लामाज ये डांस परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लामाज ये डांस परफॉर्म करते हैं, और इसमें रिचुअलिस्टिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता है, और मास्क का यूज़ किया जाता है जो काफ़ी हैवी होते हैं। मास्क उनको एक डीटी की पावर्स देने का काम करते हैं, मतलब उनको उस समय वो लामा के पद से हट करके एक डीटी बन जाते हैं जब ये डांस परफॉर्म करते हैं। तो ये मास्क उस काम से आता है इनको डीटी वाली पावर देने का। अब एक चीज़ थोड़ा आपको बता दूं कि योगाचार स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म जो था वो कश्मीर में फाउंडेड हुआ था। याद रखिएगा, योगाचार स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म जो है वो कहाँ पे फॉर्म हुआ था? कश्मीर में, योगाचार स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि योगाचार स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म क्या है। तो एक्चुअली में योगाचार का मतलब ऑब्वियसली जो आप समझ रहे हैं वही है, योगा। योगा से आपको इंटरनल कॉन्शियसनेस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो बुद्धिज़्म का एक स्कूल है, योगाचार स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म। वो कश्मीर में फाउंड हुआ था, एंड कश्मीर में ये 4th सेंचुरी में बाय असंग एंड वसुबंधु, याद रखिएगा, असंग और वसुबंधु द्वारा फॉर्म किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ये योगाचार स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म कश्मीर में 4th सेंचुरी में असंग और वसुबंधु द्वारा ये फॉर्म किया गया था। एंड इसी में ही, इसी के बाद जो डेवलपमेंट हुआ, सोफिस्टिकेटेड
वज्रयान जो फॉर्म है बुद्धिज्म का, आपको सबको पता है हिनयान सबसे पुराना वाला है, फिर महायान थोड़ा लेटेस्ट वाला है, मॉडर्न वाला है, फिर वज्रयान भी है जो तांत्रिक डिटीज़, और इसमें आप सबको तारा का पता होगा आपको सब कंसेप्ट, तो ये वज्रयान वाला है, वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो ये सारी चीज इन्होंने वज्रयान बुद्धिज्म जो था उसने इनकॉर्पोरेट किया इस चम डांस को, याद रखिएगा चम डांस को इनकॉर्पोरेट किया, और लद्दाख से लेकर के मंगोलिया तक चम जो है इट इज़ द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन फॉर अ लामा। तो लामा का बेसिकली जो डीपेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है ना वो यही चम डांस ही है आपका, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे पेरियार रिवर के बारे में आया है थोड़ा सा, तो अपने को यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अपन अपनी चीज़ें निकाल लेते हैं पेरियार रिवर के बारे में। पेरियार रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है इन द स्टेट ऑफ केरला, याद रखिएगा पेरियार रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द स्टेट ऑफ केरला, 244 किलोमीटर की लेंथ है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ केरला। पेरियार को ही लाइफ लाइन ऑफ केरला बोलते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द फ्यू पेरिनियल रिवर्स फॉर द स्टेट। पेरिनियल रिवर मतलब कि हमेशा 12 महीने इसमें पानी रहता है ना, कंटिन्यूस फ्लो बना रहता है। पेरियार रिवर का जो ओरिजिन है वो शिवागिरी हिल्स वेस्टर्न घाट्स में है, याद रखिएगा शिवागिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, एंड इट फ्लोज थ्रू द पेरियार नेशनल पार्क। तो पेरियार नेशनल पार्क से फ्लो करता है। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ पेरियार आर मुथिरापुआ एंड मुल्लेयार एंड चेरुथोनी और पेरिंजन कुट्टी, याद रखिएगा पेरिंजन कुट्टी, ये इसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सी? मुथिरापुआ एंड मुल्लयार, चेरुथोनी एंड पेरिंजान कुट्टी। तो दीज आर द रिवर्स विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ पेरियार, एंड इसका ओरिजिन कहाँ पे है? शिवागिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग द पेरियार रिवर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी यहाँ पे आगे भी, है ना। सो यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ अपन को ऐसी नहीं मिली है जो डिस्कस करना ज़रूरी है। अगली न्यूज़ देखो यहाँ पे, रेनी सेप्टेम्बर्स पॉइंट्स टू मानसून शिफ्ट। अब एक्चुअली मैं ये न्यूज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल में जैसे कई बार आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। 2017 में आप अगर देखें पेपर, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक क्वेश्चन आया था कि मानसून जो है वो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कि रेनफॉल इस बार की रेनफॉल क्या प्रेडिक्ट करती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस बार का जो सेप्टेम्बर है काफ़ी ज़्यादा रेनी है, न केवल इस बार का सेप्टेम्बर बल्कि पिछले 3 सालों का सेप्टेम्बर 2019, 2020, 2021 तीनों के सेप्टेम्बर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो दैट एक्चुअली पॉइंट्स टुवर्ड्स द मानसून शिफ्ट। याद रखिएगा यहाँ पे ऑथर ने क्या कहा है कि मानसून शिफ्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, एंड वही चीज़ है कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2010, पहली बार ऐसा हुआ 2010 के बाद, व्हेन इंडिया हैज सीन 3 कंसेक्यूटिव सेप्टेम्बर्स विद एक्सेस रेनफॉल। 3 कंसेक्यूटिव सेप्टेम्बर्स देखने को मिले विद एक्सेस रेनफॉल, और ये चीज़ बार के भी सितंबर में देखने को मिली है, ठीक है ना। तो 2018 के बाद, माने कि 2010 से 2018 तक तो नॉर्मल था, जैसे सितंबर चलना चाहिए। 2019, 20 और 21 में ज़्यादा बारिश हुई है, मतलब ज़्यादा बारिश, मोर देन एवरेज रेनफॉल हैज़ बीन देयर, एंड इसके अलावा ज़्यादा दिनों तक बारिश हुई है। तो ये मानसून शिफ्ट की तरफ पॉइंट आउट करता है। दिस इज व्हाट ऑथर सेज, एंड यहाँ पे इन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं, जैसे द मोस्ट ऑब्वियस रीजन इज द क्लाइमेट चेंज। दूसरा उन्होंने रीजन दिया है जैसे कि हो सकता है प्रेशर और इन सब चीज़ों के डिफरेंस के बारे में भी, लेकिन इसको ज़्यादा क्लियरली ये स्टडी नहीं कर पाए हैं, है ना। एंड एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो मानसून है वो ज़्यादा लेट विदड्रॉ कर रहा है, मतलब जो पहली चीज़ जो पहले वीक से स्टार्ट हो जाती थी सितंबर के, अब वो दूसरे, तीसरे और चौथे वीक तक पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर के ये जो विड्रॉइंग ऑफ मानसून है, विड्रॉइंग ऑफ मानसून जो है वो इस समय लेट शुरू हो रहा है। लेट शुरू, खत्म कब हो रहा है ये अपने को मैटर नहीं करता, खत्म तो अक्टूबर में ही होगा, या अक्टूबर के स्टार्टिंग में, या सितंबर के एंड में हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग जो होती थी विड्रॉल ऑफ मानसून की वो फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन अब जो विड्रॉल है वो डिले हो चुका है। तो दैट इज द थिंग विच यू कैन राइट डाउन, विड्रॉल हैज़ बीन डिलेड। तो ये जो पॉइंट आउट करता है ये चेंज ऑफ क्लाइमेट के बारे में करता है। द सोसाइटल लाइफ ऑफ वेम्पायर बैट्स। अब यहाँ पे हम वेम्पायर बैट्स सोसाइटल लाइफ के बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, लेकिन हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा वेम्पायर बैट्स के बारे में। याद रखिएगा दे आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वार्मर रीजन्स, यानी गर्म जगहों पर ये रहते हैं वेम्पायर बैट्स, और ये ज़्यादातर लैटिन अमेरिका में रहते हैं। इनका जो विंग स्पैन होता है वो 18 सेंटीमीटर का होता है, एंड दे आर द ओनली मैमल्स विद अ ब्लड ओनली डाइट। दे आर द ओनली मैमल्स विद अ ब्लड ओनली डाइट, केवल ब्लड यूज करते हैं, इसलिए इनको वेम्पायर बैट्स कहा जाता है। दे आर द ओनली मैमल्स विद अ ब्लड ओनली डाइट। अब जैसे वहाँ पे क्या आपको बोलेंगे, जानते हो क्या ऑप्शन देंगे?
वो आपको इस तरह से ऑप्शन देंगे कि इनमें से कौन से ब्लड ओनली डाइट पे है, वेम्पायर रैट्स, वेम्पायर कैट्स, वेम्पायर बैट्स या वेम्पायर वेम्पायर डैड्स, जो भी आपको लिखना चाहिए। तो वॉट एवर यू कैन राइट, और उसमें ऐसे में कि फिर आपको आंसर चूज करना पड़ेगा। तो ये वेम्पायर बैट्स विल बी द आंसर फॉर दैट, एंड दे रिसाइड इन द कॉलोनीज ऑफ थाउजेंड्स एंड दे आर बेसिकली सोसाइटल इन दैट नेचर। एंड ये कहाँ पर है, लैटिन अमेरिका वाले पार्ट में ज़्यादातर रहते हैं ये, और दे आर दी ओनली मैमल्स विद द ब्लड ओनली डाइट। तो ये भी आपको मैंने क्लियरली बता दिया है। इसके अलावा इनके पास एक हीट सेंसर भी होता है इनके स्नाउट में, विच हेल्प देम टू फाइंड अ स्पॉट टू मेक अ बाइट। बाइट करने के लिए इनको एग्जैक्ट स्पॉट बताता है, जो हीट सेंसर इनके स्नाउट में लगा रहता है, ठीक है ना। तो इनकी जो चोंच रहती है आगे की, स्नाउट रहता है निकला हुआ पोर्शन, उसमें उनके हीट सेंसर्स लगे होते हैं। अगली जो न्यूज़ है, विल ऑकस अपसेट द इंडो पैसिफिक बैलेंस। क्या ऑकस यानी कि ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस का जो ग्रुपिंग है, ट्राइलेटरल ग्रुपिंग, वो जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑथर ने जो बेसिकली बात कही वो ये कही है कि जो ऑकस ग्रुप है वो सक्सेसफुल इतना नहीं होगा। वाई इट विल नॉट बी दैट सक्सेसफुल। पहली चीज़ ऑथर ने जो कही है वो ये कही है कि ऑलरेडी आप सबको पता होना चाहिए कि यूएसए एक ग्लोबल लीडर है ग्लोबल मिलिट्री का। यूएसए ऑलरेडी ग्लोबल मिलिट्री का लीडर है। यूएसए की प्रेजेंस ऑलरेडी इंडो पैसिफिक रीजन में है, चाहे आप क्वाड ग्रुप देख लो, है ना। क्वाड ग्रुप के माध्यम से भी इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में यूएसए है। चाहे जो वॉर गेम्स करते हैं अलग अलग कंट्रीज का, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये है ना, ये जो 5 कंट्रीज हैं, दे आर द मेंबर ऑफ द 5 आईज जिनको कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, ये ऑलरेडी मेंबर है 5 आईज के, जो कि इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है। तो जब 5 आईज हो गई आपके पास, 5 आंखें, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये 5 आईज था, इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है। एंड इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये क्वाड ग्रुप के मेंबर भी हैं। तो ये सब ऑलरेडी है, तो इसके बाद अलग से ऑकस की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जरूरत ही नहीं थी, मतलब आपने सिर्फ नाम का बना दिया और थोड़ा ऊपर दिखाने के लिए, है ना। एंड और फिर ऑथर ने एक और चीज़ कही कि दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ऑकस जो है ये बीजिंग को डिटर नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बीजिंग के सामने पहले से ये ग्रुप काम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो कोई नया ग्रुप नहीं है, कोई नई कंट्री ऐसा नहीं है जो कि इन्वॉल्व हुआ है। केवल एक एलिमेंट इसका जो है अच्छा है, वो एलिमेंट है ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करने का है। वो एक एलिमेंट ऐसा है जो कि थोड़ा सा डिटरेंस क्रिएट कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पास जब न्यूक्लियर सबमरीन आएगी तो वो थोड़ा डिटरेंस क्रिएट करेगी, ठीक है ना। एंड दैट इज द थिंग विच हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल एज वेल, मेंशन किया गया है। एंड नाउ लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा बाकी ऑस्ट्रेलिया की ज़रूर थोड़ा दोस्ती टूट गई फ्रांस से इस कारण से, क्योंकि फ्रांस के साथ उन्होंने पहले न्यूक्लियर सबमरीन की डील की थी, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया और यूएसए अब आ गए हैं डील में, और फ्रांस जो है बेचारा वो बैक सीट ले लिया है, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द अगली न्यूज़ है, वाई हैज़ इंडिया एग्रीड टू रिज्यूम द वैक्सीन एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे कोवैक्स फैसिलिटी, आप सबको पता होगा कि कोवैक्स का कमिटमेंट है कि 2 बिलियन डोज फॉर बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 ये अफेक्टेड एरियाज में देना है। क्या देना है? कोवैक्स क्या है? कोवैक्स एक फैसिलिटी है जो कि वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करना है टू दोज कंट्रीज हु आर इन नीड, एंड पहले क्वार्टर ऑफ 2022 तक ये 2 बिलियन डोजेस को ट्रांसफर करना चाहता है। तो चाहे कोवैक्स, चाहे इंडिया का खुद का एक प्रोग्राम है वैक्सीन मैत्री, देयर इज अ वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम ऑफ इंडिया एज वेल। तो इन दोनों प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिया ने कहा है कि अब ठीक है वो वैक्सीन का ट्रांसफर जो है शुरू करेंगे। लेकिन इंडिया ने एक और चीज़ क्लियर कही है कि केवल एक्सेस जो सप्लाई है, केवल एक्सेस सप्लाईज को ही वो ट्रांसफर करेंगे। दिस इज व्हाट दे हैव कमिटेड, ओनली द एक्सेस सप्लाई विल बी ट्रांसमिटेड टू दीज कंट्रीज, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगली जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, स्टेटस क्वो ऑन पेट्रोल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। देखो क्या हुआ था, अभी रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये कहा गया कि जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा पेट्रोल डीजल को। देखो मेरे और आपके जैसे जो लोग हैं, हम सब ये चाहते हैं कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल आ जाए, ताकि पेट्रोल सस्ता हो जाए, कम हो जाए उसका प्राइस। तो सिंपल पहले आपको ये समझाना था मुझे कि पेट्रोल और डीजल के जीएसटी के अंदर आने का फ़ायदा क्या है। देखो होता क्या है कि गवर्नमेंट क्या होता है, अलग से एक एक्साइज ड्यूटी, अलग से टैक्स लगाती है ऑन दीज पेट्रोल एंड ऑल। क्रूड ऑयल के ऊपर अलग से ये टैक्सेशन लगाया जाता है। क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि जो पहले उनका रेवेन्यू लॉस हुआ था उसको कवर करने के लिए ज़रूरी है कि वो पेट्रोल एंड डीजल पे टैक्स लगाएं, एक्सेस टैक्स लगाएं। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल एंड डीजल सस्ता हो भी रहा हो, यानी कि अगर उसका $20 पर बैरल का प्राइस हो, आ भी जाए अगर पेट्रोल डीजल का, तो भी इंडिया वाले क्या करेंगे, लगभग
मतलब उसका डबल उसका प्राइस से हमको इंडिया में मिलेगा, क्योंकि वो इतना टैक्स और इतनी एक्साइज ड्यूटी लगा देते हैं। और इसका रीज़न वो क्या देते हैं कि जो हमको पहले रेवेन्यू लॉस हुआ था उसको हम कवर कर रहे हैं, तो सारा कवरेज आपको यहीं से करना है, ठीक है ना। तो आज इसीलिए आप देखो ना कि अभी भी पेट्रोल और डीजल दोनों 100 रुपए के मार्क को क्रॉस कर चुके हैं, जबकि इंटरनेशनल प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा प्राइस पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा जो ऑथर ने रीज़न दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्यों रिलेक्टेंट है, क्यों जीएसटी के अंदर इसको नहीं आने दे रहे हैं। देखो क्या होता है, जीएसटी के अंदर जो मैक्सिमम टैक्स स्लैब है वो 28% का, आप सबको होता है ना 5, फिर उसके बाद 12, 18, 28, ये अलग अलग टैक्स स्लैब्स हैं। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो टैक्स लग सकता है वो 28% का लग सकता है। लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर रही है वो 100% से ज़्यादा का टैक्सेशन चार्ज कर रही है पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर, 100% से, मतलब कि डबल से ज़्यादा प्राइस का आपको पेट्रोल डीजल मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। तो ये जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है, जब उतना ही 28% है, तो गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि अपना सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जीएसटी के अंदर ला ले। दैट इज द रीजन वाई दे आर नॉट विलिंग टू इंट्रोड्यूस पेट्रोल एंड डीजल इनटू द जीएसटी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो वैट अलग से लगा सकते हैं अगर चाहें तो इस पे। तो कई स्टेट्स में देखो तो स्टेट्स में भी प्राइसेस डिफर करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जितना दिल्ली में पेट्रोल मिलेगा उतना ही एमपी में नहीं मिलेगा, एमपी में उससे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि एमपी वाले अलग से उसमें वैट लगाते हैं। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, एंड यही सब रीजंस हैं कि ये है। लेकिन अब देखो अगर आप जीएसटी के अंदर लाते तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि लोगों के पास जो है वो जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ज़्यादा बचेगी, उनके हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा। जो फ्यूल में प्राइस लग रहा था वो कम हो जाएगा तो उनके पास, तो वो बाकी जगहों पे तो कंज्यूम कर ही लेंगे ना। तो ये एक जो पॉइंट है गवर्नमेंट नहीं समझता है कि अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा तो वो दूसरी जगह पे कंजम्पशन करेंगे। दूसरी चीज़ वो ये नहीं समझते हैं कि अगर वो पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो वो ज़्यादा फिर पेट्रोल डीजल का भी खपत ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी कई लोग बचते हैं कि यार ठीक है 2 लोग एक साथ चले जाएंगे, पर जब सस्ता हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग अपने अपना गाड़ी से जाएंगे, है ना। तो इसका एक नेगेटिव फॉल आउट ये होगा कि एक इन्वायरमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस तरीके से अपने को टॉपिक एनालाइज करने की जरूरत है, अलग अलग पॉइंट्स की क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ना। तो सारी चीज़ें अगर जब आप एनालाइज करने लगोगे तो आपको फिर मज़ा आएगा। अगला जो न्यूज़ है वो है हाउ विल कोविशील्ड नॉट इम्पैक्ट द ट्रेवल टू यूके। अब आपको ये सब पता होना चाहिए कि अभी यूके ने एक रूल निकाला था जो काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी था और काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी भी था। उन्होंने कहा था इंडिया से अगर आने वाला कोई व्यक्ति है, इंडिया से अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवा के आ रहा है तो उसकी वैक्सीन का कोई मतलब नहीं है, और वो आएगा तो उसको क्वारंटीन पीरियड में रहना पड़ेगा। तो इसके लिए शशि थरूर ने काफ़ी अपने जो वहाँ पे जाने के प्रोग्राम थे उनको भी कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि इतना डिस्क्रिमिनेटरी प्रोजेक्ट है तो मैं तो नहीं जाने वाला, है ना। और ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी है भी, ना केवल डिस्क्रिमिनेटरी बल्कि काफ़ी डेरोगेटरी भी है। आप इंडिया के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमारे की क्या वैक्सीन अच्छी नहीं है या हमारे यहाँ लगाने वाले अच्छे नहीं है। तो इसके लिए वैक्सीन के लिए उन्होंने ये कहा यूके ने कि आपके यहाँ जो पब्लिक बॉडीज़ हैं, जो हेल्थ बॉडीज़ हैं, वो इतनी कैपेबल नहीं कि वो सर्टिफिकेट दे सकें कि आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो। तो आप समझ सकते हो कि ये यूके वाले अपने आप को महान बताते हैं, हमारे पैसे से ये जी रहे हैं। अभी भी जो खा रहे हैं ना ये लोग, यूके में जो लोग अभी भी खाना खा रहे हैं ना, उस खाने के पीछे जो पैसा लगा हुआ है ना वो बंगाल का पैसा लगा होगा, जो 1757 के समय बंगाल से पैसा चुराया था इन्होंने, ये वो पूरा पैसा है, ठीक है ना। तो ये मतलब इनकी सब, मेरा वीडियो इंग्लिश में मैं बना दूंगा ये वाला, और ये सब आप लोग शेयर करिएगा ज़रूर। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और इनको इनकी मतलब जो असली इनका जो लेवल है वो बताना ज़रूरत है कि व्हाट यू पीपल आर ईटिंग टुडे ऑल्सो दैट हैज़ बीन फ्रॉम द इंडियन रिजर्व्स। वो पैसा पूरा इंडिया का है। ये क्या करते थे, युद्ध लड़ते थे, नुकसान करते थे और पैसा हमारे यहाँ से मांगते। इतने ये लोग भिखमंगे टाइप के लोग थे कि ये पूरा पैसा हमारे यहाँ से लेते। तो आज हमको बोल रहे हैं कि आप क्या कि वैक्सीन सही नहीं। अरे साहब तुम्हारे यहाँ वैक्सीन जो है ना एक रुपया वो हमारे यहाँ का है, ठीक है ना। तो हमने भी ये उल्टा एक दूसरा प्रोग्राम किया कि इंडिया जो यूके से आएगा उसको 14 दिन का क्वारंटीन लगाया जाएगा। बिल्कुल 14 नहीं, उसको 14 महीने का क्वारंटीन लगाना चाहिए था, उसको निकलने ही नहीं देना चाहिए था, पकड़ के रख लेना चाहिए। और दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल कि काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, और इससे इंडिया और यूके के जो रिलेशन है उन पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया यूके जो है अभी रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ये सब चीज़ें सोच रहा है ना। और इंडिया जो कोलैबोरेट कर रहा था ब्रिटिश टेक्नोलॉजी, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों पे, उसके ऊपर एक कुछ इम्पैक्ट ज़रूर
ज़रूर पड़ सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया एंड यूके आर इन द प्रोसेस ऑफ टॉक्स ऑन अपग्रेडिंग द टाइज। इंडिया यूके दोनों टाइज को अपग्रेड करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दे आर निगोशिएटिंग अ ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट को भी वो निगोशिएट कर रहे हैं। दे आर डिस्कसिंग द कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये कहाँ कहाँ हम डील कर रहे हैं वो आपको पॉइंट बताना ज़रूरी है, आप इसको लिख लीजिएगा, है ना, ताकि आप आंसर राइटिंग अभी इंडिया यूके रिलेशनशिप में आए तो आप लिख सकें। याद रखेगा, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, निगोशिएटिंग अ ट्रेड एग्रीमेंट, डिस्कसिंग कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन, करंट। तो ये एक चीज़ है। जो करंट कंट्रोवर्सी है, इट इज़ मेकिंग अ बैड ऑप्टिक्स, बैड एक विजन प्रोवाइड कर रही है। एंड आप सबको पता होना चाहिए कि ये हो सकता है कि इम्पैक्ट करे रिलेशनशिप को। सो दैट इज़ द थिंग फ्रॉम दिस न्यूज़ आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देख लेते हैं क्या कुछ और न्यूज़ आइटम है या नहीं। तो यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ आइटम नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने न्यूज़ एनालिसिस अच्छे से पढ़ा। यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी जो है वो चेल्सी से उसने जीत लिया है मैच, है ना। सो दैट वाज अ वेरी गुड मैच टू वॉच इफ़ यू हैव सीन दैट। गैब्रियल हेसूस ने गोल किया था। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लाइकिंग अस, कीप लविंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।